So hi everyone, myself Sri Ram and I welcome you all to our cute सा channel Genji IITN। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड क्यूट से गेस्ट हैं ईशान भैया। इन्होंने अपने अर्ली कॉलेज डेज में जीसॉक क्रैक किया है, जो कि पूरे ग्लोबली सबसे वैल्यूड इंटर्नशिप एंड कोड प्रोग्राम माना जाता है। आइए जानते हैं इनसे बारे में पूरे जीसॉक के रोड में इन्होंने कैसे क्रैक किया, कैसे इनका अप्रोच था और क्या पर्क्स थे गूगल जीसॉक के और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ईशान भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए भैया। Hello everyone, my name is Ishan Grover and currently I am a second year CS student pursuing BTech degree from an ABS Engineering College situated in Ghaziabad, and I am currently doing an internship in a startup plus doing GSOC in CCX Chapter organization, and actually both work is in Rust programming language, which is a big W for me because I love Rust actually, and I am now truly open source enthusiast. Yeah, that's about me. तो ईशान भैया, आपके अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट और फ्रेशर जो कि अब कॉलेज में जा रहे हैं, उनको ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? ये पॉडकास्ट से उनके अंदर क्या वैल्यू ऐड होने वाला है, हम लोग क्या वैल्यू देने वाले हैं? तो इसमें तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि एक्चुअली जीसॉक है क्या, क्यों करना चाहिए, क्यों करना नहीं चाहिए, तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। एंड सुनोगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा ही नया नया, क्योंकि मैं भी ऐसे 12th में चीज़ें सुनता रहता था, तो भले ही वो रिलेट ना करे बट फिर भी कुछ ना कुछ समझ आता है। तो सुनो तो एक्चुअली में चीज़ें पता चलेंगी क्या है, हो रहा है क्या इंडस्ट्री में, नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीसॉक क्या है और आपने इसके बारे में कैसे सुना? Okay, so it's basically a global program organized by Google, and that aims to bring like most of the student developers into open source development. And basically इसलिए है कि GSOC contributors work with an open source organization for around 12 plus week, which is 3 months in a particular project. एंड उसमें करना क्या होगा, तुम्हें बेसिकली पहले तुम्हें कंट्रीब्यूशन करनी होंगी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, दिखाना पड़ेगा तुम कैपेबल हो। उसके बाद तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तुम खुद चूज करोगे वो प्रोजेक्ट, एंड देन तुम उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करोगे विद इन 3 मंथ्स। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। एंड एक्चुअली मैंने कहाँ से सुना, विच इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, कि मेरे को कहाँ से हेल्प मिली एंड कहाँ से मैंने सुना ये सब चीज़ें। तो मैंने सुना था इन फर्स्ट ईयर फ्रॉम माई कॉलेज सीनियर्स कि वहाँ पे जीसॉक वगैरह हो रहा है, एंड लाइक कॉलेज सीनियर्स कुछ ना कुछ फोड़ रहे हैं जीसॉक एंड एक्चुअली में है क्या, एंड थ्रू दी पॉडकास्ट वीडियो सिस्टम्स इन सब चीज़ों से। तो क्यूरियोसिटी से मैंने सीनियर्स जिन्होंने क्रैक करा उनसे पूछा, तो दे टोल्ड मी अबाउट, एंड एक्चुअली उन्होंने सब चीज़ें गाइड करी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। एंड देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड gsocorganization.dev, वहाँ पे तुम सारे ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं, तुम देख सकते हो एंड मैच कर सकते हो एक्चुअली कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी प्रोजेक्ट्स ले जा रही है एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मेरे एक एलेक्सर कम्युनिटी आती है जो कि हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने बनाया है। एंड आई वांटेड टू मेंशन 3 पीपल एक्चुअली, तनवीर भैया, मानव भैया, वंदित भैया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी विद इन दिस कम्युनिटी टूवर्ड्स मी। एंड लाइक मानव भैया इज द पर्सन जो कि हमारे कॉलेज के फर्स्ट जी सॉकर थे, एंड उन्होंने अपना ओपन सोर्स का कल्चर हमारे कॉलेज में लाया, तो उनके थ्रू मेरे को भी हेल्प मिली, एंड उन्हीं से मैंने उन जी सॉक का एंड सब चीज़ें सुनी थी। जी भैया, तो हम लोग जरूर जो कम्युनिटी का लिंक है, डिस्कॉर्ड लिंक, हम लोग अपने कमेंट सेक्शन एंड पिन कमेंट में दे देंगे। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे, मैं तो बोलूँगा सभी का ज्वाइन करना चाहिए। इस तरह की कम्युनिटी, पीयर इंटरेक्शन और सीनियर के गाइड से ही आप लोग राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होते हैं, वरना किसी भी कारण या छोटी छोटी गलती कारण लेट हो जाती है कि आपको वो मेंटरशिप उस टाइम पे नहीं मिल पाती है जिस टाइम पे आप उसको अच्छे से कर सकते थे, इफेक्टिवली कर सकते थे। तो भैया, आपके अकॉर्डिंग जितने भी सीएस स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनको जीसॉक में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर कोई टेक एस्पिरेंट है, मतलब जो कि सीएस एस्पिरेंट है, उसको जीसॉक में क्यों पार्टिसिपेट करना ही चाहिए? रिजल्ट डज नॉट मैटर, पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? ओके, सबसे पहले दिमाग में लोगों के आता है कि 2.5 लाख मिल रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियस, बट मेन चीज़ है कि प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि तुमने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोड में तुम्हारा कोड लिखा हुआ है। तो वो मेरे लिए और बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी किक होती है कि तुम्हारा एक पाइथन का बड़ा सा कोड है एंड जो थाउजेंड्स लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड तुम्हारा लिखा हुआ कोड वो उसमें है, एंड वो उसने एक बग फिक्स करा, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। एंड सेकंड फैक्टर इज लर्निंग कॉन्फिडेंस बिल्डअप कि तुमने कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है, तो सेकंड फैक्टर ये रहता है। एंड थर्ड फैक्टर इज टैग ऑफ गूगल रहता है, एंड प्लस मनी फैक्टर एज वेल। तो इन सब तीनों से ही एक
पावरफुल जीसॉक का टैग बन जाता है कि हाँ एक्चुअली कुछ है, एंड सबको ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। तो ट्राई करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जीसॉक एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। तो कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, एंड कैसे अपने आप कोई भी टेक एस्पिरेंट अपने कोड को कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में। ओके, सो मान लेते हैं, चलो देयर इज अ कोड ऑफ जेंगो। जेंगो एक फ्रेमवर्क है पाइथन का, एंड वहाँ पे उन्होंने ओपन सोर्सेस, बेसिकली उन्होंने अपना कोड कहीं रखा हुआ है इन अ गिटहब रेपोजिटरी, विच इज तुम्हें हर एक कोड देख सकते हो उसका कि कैसे बना है, क्या बना है, एंड तुम उस चीज को बिल्ड कर सकते हो एंड एवरीथिंग, दैट इज ओपन सोर्स। एंड उस प्रोजेक्ट में तुम अपना कोड लेके जा सकते हो कि ये मैंने कोड लिखा है, एंड ऐसा नहीं है कि तुम बस कुछ भी लिख दोगे एंड वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें वहाँ पे बेसिकली इश्यूज होते हैं कि तुम्हारा ये बग फिक्स करना है, तो तुम उससे बोलोगे कि ओके ये बग फिक्स करना है, तो दिस इज द सोल्यूशन एंड आई केम अप विद दैट सोल्यूशन फॉर राइटिंग कोड एंड एवरीथिंग, एंड फिर तुम पुल रिक्वेस्ट डालोगे एंड दैट इज अ मेन प्रोसीजर। वो तुम्हें कहीं यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगा, बट मेन अप्रोच इज कि तुम उस कोड को मतलब फिक्स कर रहे हो एंड यू आर गिविंग देम। तो अब अगर हम बात करते हैं जीसॉक के कंप्लीट जर्नी के बारे में, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जीसॉक को अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टूडेंट का बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब कैसे उसको पता चलेगा कि अब वो रेडी है जीसॉक को अप्लाई करने के लिए। ओके, सो जैसे मैं सीनियर से बताया तो वैसे ही बताता हूँ कि तुम्हें एक ना एक लैंग्वेज आनी चाहिए बेसिकली, वेदर इट्स सी, वेदर इट्स जावास्क्रिप्ट और एनीथिंग, एक अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरे केस में था, मेरे को सी आती थी एंड रस्ट थोड़ी बहुत आती थी, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगा, एंड तो इसलिए तो मैंने कर लिया। एंड बाकी सबका ये अप्रोच होता है, बहुत सारे सीनियर को जावा आती थी, बहुत सारे को सी आती थी, तो सब चीज़ में ऐसी है कि तुम्हें एक भी लैंग्वेज आती है तो उसमें प्रोजेक्ट ढूंढो एंड योर फेवरेट प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ लर्निंग हो जाती है। आपने जो अपना कोड जर्नी है वो कब स्टार्ट किया था, कॉलेज में ही कम्प्लीटली बेसिक से प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया था या पहले से ही आप 11th 12 में सीख चुके थे? यस, तो 11th 12th में मैंने पाइथन करी थी, बट इट वाज जस्ट कि Theoretical एग्जाम portion। पास करने के लिए, तो बस वो करा था। तो उसमें तो टपल्स लिस्ट क्या होती है बस यही सब पढ़ा था, ना कि कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। बट फर्स्ट ईयर में आके लगा कि हाँ यार कुछ तो करना है, तो प्रोग्रामिंग है कि एक्चुअली में वो सीखना है, तो मैंने सी सी प्लस प्लस सीखी एंड उससे स्टार्ट करा। एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की कोशिश करी, बट सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब वाली एक्चुअली में है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो फिर मैं ट्रांजिशन करा रस्ट में, एंड हियर कम्स माय सीनियर जिन्होंने गाइड करा था इन रस्ट, तनवीर भैया, जो कि सेम कम्युनिटी से मेरे को मिले हैं। तो हम लोग रोज रात में डिस्कॉर्ड वगैरह पे बात करते थे एंड एवरीथिंग। तो ही रिव्यूड माय कोड एज वेल, मेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप आपका था कॉलेज, और देन सीनियर का वो राइट गाइडेंस जो आपके पास था वो Yeah. कम्युनिटी से, वो आपको Yeah. बेनिफिट किया। एग्जैक्टली, बट एक बंदे की क्यूरियोसिटी पे भी रहता है कि बहुत सारे लोगों का अराउंड 2600 लोग कम्युनिटी में है, बट सारे लोग तो नहीं पूछ रहे होंगे डाउट्स, बट तुम्हारा वो अप्रोच रहता है कि तुम अप्रोच करोगे तो वो बंदा भी सामने से रिप्लाई देगा। रिप्लाई देंगे। वो क्यूरियोसिटी जगानी पड़ती है अपने, दैट इज द मेन फैक्टर आई गेस। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कोई फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ नहीं सीखा, अब वो कॉलेज जाएगा, तो राइट टेक स्टेप को कैसे चूज किया जाए कि इस कोड को या इस लैंग्वेज को सबसे पहला अप्रोच करना चाहिए, या बिगनर किस मतलब कि एक राइट टेक स्टेप को कैसे चूज किया जाए विद इंडस्ट्री फ्रेंडली भी रहे, फ्यूचर प्रूफ भी रहे थोड़ा सा, और ट्रांजिशन करने में भी इजी रहे कि बाद में अगर कोई और टेक स्टेक आया तो उसमें ट्रांजिशन करने के लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। ओके, तो बेसिक थंब रूल यही रहता है कि कॉलेज में है तो एक कोई अच्छी लैंग्वेज सीखनी है, विच इज बेसिकली लोग रहते हैं कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें एंड पाइथन, इन चार में से कोई भी एक चुन लो। एंड अब जावास्क्रिप्ट भी आ रही है कि टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट, तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुन लो एंड उसमें लग जाओ, मतलब पूरे एंड तक उनके कॉन्सेप्ट खत्म कर लो, तो तुम्हें ग्रास्प हो जाएगा कि तुम्हें ये लैंग्वेज एंड सारे कॉन्सेप्ट उसके आते हैं। एंड उसके बाद तुम्हारा ट्रांजिशन ईजी रहेगा। जैसे मैंने भी सी सी प्लस प्लस करी थी, तो मैंने भी बेसिक तक सीखा एंड देन मैंने रस्ट में ट्रांजिशन करा बाद में, तो दैट वाज इजी बिकॉज मैंने सी सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ ली। तो सबका लिए यही है कि एक लैंग्वेज कोई पकड़ो एंड उसको मास्टर करो, ना कि चार लैंग्वेज पकड़ ली एंड थोड़ा 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 पढ़ो। तो मास्टर ऑफ वन बनना है हमें, एंड सबकी अप्रोच यही होनी चाहिए सबसे पहले। एंड उसके बाद तुम फिर मूव कर सकते हो टुवर्ड्स जो भी तुम्हारी फील्ड एक्सप्लोरेशन करनी है, कि देयर इज ऐप डेवलपमेंट, देयर इज डेवऑप्स, देयर इज वेब डेवलपमेंट, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें
डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक भी हो सकता है। तो पहले लैंग्वेज, उसके बाद फील्ड एक्सप्लोरेशन, जिसमें भी तुम्हें मन जा रहा है उसमें घुस जाओ एंड मास्टर इट, बस यही है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि एक लैंग्वेज को मास्टर करना है, उसके बाद फील्ड एक्सप्लोरेशन या प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद या आपको देखना है कि आपको कौन सा लगता है कि इसमें मैं फ्यूचर बना सकता हूँ या मेरे लिए सुटेबल है ना, या इसका या फ्यूचर में ज़्यादा डिमांड होने वाला है। फिर आप उस टेक स्टेक को सीखने के लिए उसका जो रिक्वायरमेंट है आप उसको सीखिए, है ना। या कर तो अब आते हैं आपके कंप्लीट जर्नी ऑफ जीसो के बारे में। आप अभी तक जीसो का आपको गाइडेंस मिल चुका है अपने सीनियर से कम्युनिटी के थ्रू। उसके बाद आपका अगला अप्रोच क्या था? फिर आपको पता चल गया कि अब मेरे को जीसो में कंट्रीब्यूट करना है, फिर आपने क्या किया, कैसे स्टार्ट किया? देखो, मैं सही बताऊं तो मेरे को जीसॉक में कंट्रीब्यूट नहीं करना था, बट हुआ क्या था कि मैं बस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना था इन रस्ट प्रोजेक्ट्स। तो मैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे को करना है कंट्रीब्यूशन, एंड मैं मानव भैया के पास गया एंड उनसे बोला कि मेरे को कंट्रीब्यूशन करना, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, क्या राइट अप्रोच होगी टू सॉल्व एनी इशू। तो उस रात उन्होंने थोड़ा आधे घंटे बैठ के समझाया ये चीज़ें अप्रोच होती है। एंड देन लाइक मैंने रैंडमली उनसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज जी सॉक पीरियड गोइंग ऑन, कि आप लोग दूसरे लोगों को गाइड कर रहे होगे। तो क्या मैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ऐसे पूछ लिया कि क्या मैं अभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्या जी सॉक जर्नी। तो उनका हाँ क्यों नहीं, बट करना है तो अभी करना होगा, बिकॉज दैट वॉज टाइम अराउंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर चल रहा था, एंड तो 2 ही महीने बचे थे एक्चुअली जीसॉक के लिए। तो वो आइडियल टाइम नहीं होता लोगों के लिए स्टार्ट करना, बट उन्होंने कहा कि अगर तेरे को करना है तो आज ही के आज, कल के कल में तू प्रोजेक्ट चूज कर, ऑर्गेनाइजेशन चूज कर। तो मेरे को प्रोसेस पहले से ही पता था क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसी वीडियोस ये सब चीज़ें देखता रहता था। तो मैंने बस फटाफट से वेबसाइट उठाई एंड सारी चीज़ें नोट डाउन करी। एंड रस्ट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत कम थे तो मेरे लिए ईजी रहा। तो मैंने बस सारे चूज करा एंड उनके साथ चूज करके मैंने सीसी एक्सट्रैक्टर चुनी एंड उसके बाद अपनी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करी उनमें। तो वो भी मेरी 1 महीने, मतलब जनवरी से मेरे को एक्चुअली स्टार्ट करना था कंट्रीब्यूशन, बट जनवरी में भी मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया बिकॉज पहली जर्नी बहुत ही बेकार होती है, मतलब सबके लिए होती है आई थिंक ऑलमोस्ट। जो भी लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते होंगे 1 महीना तो वो ऐसे एक्सप्लोर करते होंगे कि दे आर सीइंग somebody else issues, पुल रिक्वेस्ट कोड एंड डॉक्स पढ़ते होंगे, वेबसाइट पे टोलते होंगे। तो मेरा ये था 1 महीना ऐसे ही बीत गया एंड आई डिडंट कंट्रीब्यूट। तो मेरे पास 1 महीना और था एंड फिर मैंने स्टार्ट करा कंट्रीब्यूट करना। तो ये एक लर्निंग थी कि तुम बस पढ़ो मत चीजें, बस एक पुल रिक्वेस्ट कर दो एंड तब तुम्हें हल्का हल्का कोड समझ आने लगेगा। तो मेंटर्स वगैरह वहाँ पे रहते हैं रिव्यू करने के लिए कोड एंड एवरीथिंग। तो जस्ट मेक अ पुल रिक्वेस्ट ऑफ वट एवर लॉजिक यू हैव मेड। तो आपके अकॉर्डिंग कोई फ्रेशर्स है, उसको अपार्ट फ्रॉम कॉलेज खुद से कितना एफर्ट देना पड़ेगा अगर वो जीसॉक की तरफ एम कर रहा है तो? कितना पर आवर या एफर्ट? पर आवर कुछ नहीं है, डिपेंड्स मतलब पर ऑन डे कि कितना बंदे आवर? की एफिशिएंसी कितनी है। बट पूरे पूरे दिन भी पढ़ते रहते हैं पूरे। कॉलेज का कुछ कंट्रीब्यूशन है, कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज इज असाइड, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड ओनली यू कि तुम कितना कर पाते हो। कि बस तुम्हें हो सकता है तुम पूरे पूरे दिन उनके डॉक्स पढ़ रहे हो सकता है तुम पूरे पूरे दिन कोड कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में मैंने बहुत कम कम करा, दूसरे के केस में बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा भी करते हैं। एंड तो यही है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब चीज़ें। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया पर डे अगर मैं पूछूं? मैंने पर डे तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, बट इट्स लाइक कि पूरा पूरा दिन चला ही जाता था रीडिंग एंड बहुत ही ज़्यादा शुरुआत में ओवरवेलमिंग होता है। तो दूसरे लोगों के बस कोड ही देख रहे होते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते पहले तो, फिर बाद में हल्के हल्के करके समझ आता है। तो अभी भी अराउंड कितने 6 महीने हो चुके हैं मेरे को अब कंट्रीब्यूट होके एंड जी सॉक चल रहा है। तो अब मेरे को कोड समझ आने लगा है, उनका क्या फ्लो है कंट्रीब्यूट करने का एंड एवरीथिंग। तो 6 महीने बाद मेरे को समझ आ रहा है, तो ऐसे ही रहता है। तो आप मैनेज कैसे किया? उस टाइम कॉलेज भी होगा, मे बी सेमेस्टर का एग्जाम या असाइनमेंट वगैरह वीकली आता ही होगा, तो उन सब चीज़ों को आपने हाँ तो मैनेज वो कैसे किया साथ में? तो इट वाज लाइक कि जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो क्लास में बैठ के करो एंड जो भी कॉलेज का होता था कॉलेज में ही। कॉलेज में मैं पढ़ता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट अपना फ़ोन में या कुछ भी बुक लेके बैठ गए तो तुमने उसी चीज़ का पढ़ लिया, उसी टेक स्टैक का या उसी कंट्रीब्यूशन का एंड सब चीज़ें यही सब पढ़ते रहो। तो मैं कॉलेज का सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ता था एंड फिर पास हो गए, अच्छे नंबर से भी आ जाते थे, पता नहीं कैसे बट हाँ आ जाते हैं। तो यही था कि कॉलेज में नहीं पढ़ता था एंड कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन के पीछे लगे रहता था। तो हो गए फिर एक दो, तो फिर ऐसे ही हो गया बस। जब आपका जीसॉक हुआ तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके सीनियर का, फ्रेंड्स का और पेरेंट्स का?
कुछ लोगों ने तो बोला भाई वो तो पता ही था तू कर लेगा, तुमने उनका अरे वाह बढ़िया। एंड सीनियर्स का भी बहुत ही अमेजिंग था कि वाह बढ़िया है। मोस्ट मतलब क्योंकि सी रस्ट में कंट्रीब्यूट करना एक्चुअली में डिफिकल्ट है, एंड खासकर मेरे वाले प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने कहा वाह भाई कर लिया तूने एक्चुअली में। तो इट वाज लाइक ग्रेट, नाइस, एंड बहुत अच्छी फीलिंग होती है अगर कुछ अचीव करो ऐसा तो। और वो बढ़िया। ग्लोबली लेवल जो कि ग्लोबली वैल्यू किया जाता है। हाँ, yep, exactly. It was like कि 44,000 people ने भरा, and it's around 1200 or something thousands में लोग सेलेक्ट सेलेक्ट होता हुए है। हैं। तो कहीं Yep. ना कहीं मतलब कि जो टॉप 1000 है उनसे वो Yeah. सेलेक्ट होते हैं। और उनमें से एक Yeah, की मैं yeah, बात कर रहा exactly. हूँ। हाँ, Yeah. ऑनर। तो उसके बाद Yeah. आपका जीसॉक हो गया। तो फर्स्ट हम्म, स्टेप जो था मतलब कि जो जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो आपने किस तरह से अप्रोच किया और क्या अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने अच्छे से काम कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को आप इम्प्रेस कर पाते हैं अपने स्किल से, तो क्या आपको जॉब ऑफर मिल सकता है? ऐसा भी कोई अपॉर्चुनिटी होता है या सिर्फ ये कुछ इंटर्नशिप? कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि दे प्रोवाइड यू ऑन बेसिस ऑफ योर वर्क, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है क्योंकि वो एक बंदे ने जो कि मेटा में काम कर रहा है उसने अपने एक जीरो लेवल पे ऐसी बना दिया ऐसा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि इंडस्ट्री में काम आ रहा है, एंड उसने बंदे ने 1 रुपए भी उस चीज से कमाया नहीं है। तो वहां पे जॉब नहीं मिलती है, बट इट्स लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि दे ट्रैवल मिलता है उनको, दे हैव सम अदर मीटिंग्स प्लस सम गुडीज प्लस डिफरेंट डिफरेंट पर्क्स एज वेल, प्लस इंटर्नशिप भी मिल जाती है बहुत लोगों को। तो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर जितनी बड़ी है तो उतना अच्छा है। पक्ष क्या है जीसो के? अगर एग्जैक्ट पक्ष की बात करता हूँ स्टार्ट से, तो जीसो के क्या क्या पक्ष है, क्या क्या एग्जैक्ट बेनिफिट्स पर्क्स, हैं? ओके। तो कुछ साल पहले तो सीधा गूगल में रेफरल भी मिलता था, बट वो बंद हो गया जैसे जैसे कंट्रीब्यूटर्स कंपटीशन। बढ़ते गए। यप एग्जैक्टली। तो इतने लोगों को रेफरल तो देना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने वो मना कर दिया। एंड साथ में हुडीज वगैरह भी जो मिलती थी वो भी मना कर दी गई, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं तो वहाँ पे पहुँचाना मुश्किल होता है मुश्किल हो जाता ऑब्वियसली। है। तो वो भी मना कर दिया। एंड तो राइट नाउ पर्क इज जस्ट टैग जीसॉक का योर एक्सपीरियंस एंड जो भी पैसा मिल रहा है दैट। एंड जो भी अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ था कि दे विल गिव मी सम टाइप ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, एंड साथ में वो एक बुक प्रोवाइड करेंगे ऑफ योर चॉइस। तो मेरे लिए वो पर्क था। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्क प्रोवाइड करती है एंड मेंशन इन द वेबसाइट, so you लेटर can ऑफ see. रिकमेंडेशन वगैरह भी मिलता होगा? Letter of recommendation maybe in the some cases, I don't know, I'm not aware about that. और आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चूज करते हैं? मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो कि वेब Okay. डेवलपमेंट या Yep, मोनोस्टैक yep. कर रहा है। अब उसके पास ओपन Hmm. सोर्स कंट्रीब्यूशन जीसॉफ्ट के पैनल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो कि अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट कर चुके हैं। तो कैसा अप्रोच रहना Yep, yep. चाहिए कि Okay. जिसमें रेट ऑफ कन्वर्जन सबसे तो हाई हो? रेट ऑफ कन्वर्जन सबसे आई हो, ओके। तो जैसे ये एक वेबसाइट है जीसॉप ऑर्गेनाइजेशन डॉट डेव। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आ रही हैं वो सब प्रेजेंट है। तो तुम वहाँ पे सर्च मार सकते हो ऑफ योर टेक स्टैक और मे बी योर फील्ड, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई तो तुम सर्च मारोगे वेब डेवलपमेंट, उसके नाम से जो भी आएंगी तो वो आ जाएंगी। तो जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सर्किट वर्क्स, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सर्किट वर्क्स जो कि बहुत सालों से आ रही है। तो तुम्हें पता है कि अगर ये 6-7 साल से आ रही है तो अब की बार भी कंट्रीब्यूट करेगी वो। तो इस साल भी आएगी, तो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क की जो अभी नई नई आ रही है। तो दैट इज वन फैक्टर की जो कुछ सालों से आ रही है वो आएगी। तो दैट इज वन फैक्टर। सेकंड वाज जो तुम्हारा टेक स्टैक है वो तो है ही है कि तुम, मेरे को सी रस्ट आती है और मैं वेब डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस, तो वो तुम्हारा हो गया। तीसरा इज डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। जैसे कुछ कुछ मैंने कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि जीनोम वगैरह था, तो दैट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे थे और मेरे पास ना ही इतने महीने थे कि मैं कुछ सीरियस सीखूँ। तो इसलिए मैंने वो भी ड्रॉप करा। तो दैट इज डिफरेंट फैक्टर्स। तो इन फैक्टर से तुम चीज़ें सॉर्ट आउट करोगे, एंड डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अब असल बात तुम्हारा इंटरेस्ट है कि आप उसके साथ बेस्ट यप यप कर पा रहे एग्जैक्टली। हैं कि नहीं किसी प्रोजेक्ट के साथ। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सारा डाटा लेके तुम नोट पैड उठाओ एंड सब चीज़ उठाओ एंड उसको नोट करके चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो ठीक है, एंड देन शॉर्ट लिस्ट करना बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो आगे जाके फिर आएगा। और कुछ ऐसा भी होता है जैसे आपने सी प्लस प्लस रस्ट चूज किया, लेकिन मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम की बात करूँ तो मे भी वेब डेवलपमेंट मोनोस्टैक की तरफ जाते ही होंगे, है ना? ये सब ज़्यादा यप यप कम्पिटिटिव है।
तो कहीं ना कहीं इसका भी एडवांटेज मिलता है कि कुछ हम ऐसा रेयर लैंग्वेज या कुछ ऐसा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत कम लोग बिगिनर फ्रेंडली में पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड ईयर में मेरे को नहीं लगता जल्दी रस्ट कोई पढ़ते हैं, मैंने हाँ सुना। नहीं पढ़ते लोग। यप। तो इसका कोई तो इट एडवांटेज डिपेंड्स कि नहीं, ऐसी कोई एडवांटेज नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बंदा आ सकता है वहाँ कंट्रीब्यूट तो ऑल करने। ओवर इंडिया सारे दैट लोग कैन बी फॉर, 40 दैट ईयर। कैन बी एनी ईयर, दैट कैन बी एनी प्लेस। तो डजेंट मैटर कि तुम्हारा एडवांटेज है नहीं है, बिकॉज तुम्हारा सीधा ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है। यप एग्जैक्टली। तो इसलिए जो भी तुम्हारा टेक स्टैक में कंफर्टेबल है, अगर तुम्हें सी भी आती है, तुम्हें जावा भी आती है अच्छे से मतलब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तुम्हें कोड दूसरों लोगों का समझ आ रहा है, तो तुम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट। थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है शुरुआत में, बट फिर हल्के हल्के आदत पड़ जाएगी। और बिगिनर्स के लिए क्या टिप होगा आपको, जो कि अब जीसॉक में जाने की तैयारी कर रहे होंगे या उस एम से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपके तरफ से क्या सजेशन एडवाइस होना चाहिए? ओके, सो बिगिनर्स के लिए यही है कि जो भी चीज़ में कंफर्टेबल हो एंड करो एंड ट्राई कर लो। नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है तो ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लो। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी बाद में। तो इट्स लाइक ठीक है, हो जाएगा। और कहीं एंड ना कहीं थोड़ी चीज़ें, यस यस बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बोलिए। ओके, सो मैं कह रहा था कि जैसे मैंने बहुत गलती करी थी एंड दूसरे लोग भी करते हैं कि महीनों तक एक ही चीज़ पे ट्राई करते रहते हैं। कि मैंने गलती करी थी कि एक महीने में बस उसकी डॉक्स पढ़े जा रहा हूँ, बस उसका कोड जा रहा हूँ। तो बस आप प्रीव्यू कर दो, इतना टाइम मत, रिक्वेस्ट बना दो, जो भी तुमने घटिया से घटिया कोड लिखा है डजेंट मैटर, फिक्स हो रहा है तो बस एक पुल रिक्वेस्ट डाल दो कि दिस इज माय सोल्यूशन, प्रोवाइड मी एनी रिव्यू इफ यू डू हैव। तो बस इस, वहाँ पे मेंटेनर्स रहते हैं, वो तुम्हें रिप्लाई कर देंगे कि दिस इज बैड और दिस इज गुड, एक्चुअल फीडबैक दे देंगे। जब यही है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम फेल होने के बाद बार बार उसको ट्राई कर रहे हैं तो क्या वो वोर्थ है उस ट्राई के, है ना? ट्राई हमें उस चीज में करना है जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें नहीं जिसमें फेल होने के बाद डिमोटिवेट हो रहे हैं या हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह से बिगनर्स के लिए था। तो आपके तरफ से आपने क्या मिस्टेक किया अपने जर्नी के थ्रू जो कि किसी बिगनर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मिस्टेक्स कैन बी द ग्रेटेस्ट टीचर। तो मिस्टेक यही थी मेनली तो मेरी, कि मैंने अगर और जल्दी स्टार्ट करा होता तो मैं मे बी और डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता। मोस्टली लोग आइडियल लेके चलते हैं कि 6 महीना पहले कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मैंने अराउंड 2 महीने पहले, 1 महीने पहले स्टार्ट करा। तो वो था। एंड सेकंड वाज यही कि मैं जल्दी करता तो कर लेता शायद से और अच्छा, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट, एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स रेयर कि आप एक महीने के अंदर, है ना, एक महीने तक आपने कुछ नहीं किया, फिर लास्ट 1 मंथ में और फिर आप सेलेक्ट भी हो गए, है कि नहीं? ये तो मैंने तो मैंने से कुछ इश्यूज उठा लिए थे, क्योंकि कोड तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था समझना, एंड समझना पॉसिबल भी नहीं था। तो मैंने कुछ ऐसे बिल्ड स्क्रिप्ट्स उठा ली जो कि इंडिपेंडेंट है सब चीज़ों से, तो मेरे को बाकी चीज़ें समझनी नहीं है, मेरे को बस बिल्ड स्क्रिप्ट्स वाली चीज़ें उठा ली। तो उसमें मेरी एक दो पुल रिक्वेस्ट हो गई, एंड अलग अलग चीज़ों में दूसरे लोगों को कोड देख के फिर मैंने एक दो फीचर इम्प्लीमेंट कर दिए। तो उससे मेरा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो गया था। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि इन चूजिंग राइट ऑर्ग, एंड उसके बाद ऑर्ग तो चुन ली, उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन चैनल। मेरे केस में था कि स्लैक उन्होंने एक प्रोवाइड कर रखा था जहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, जो भी तुम्हारा चल रहा है तुम उसको बता सकते हो। एंड डिफरेंट डिफरेंट वीक्स में, डिफरेंट डिफरेंट डे में तुम्हारी मीटिंग्स रहती हैं रेगुलरली, तो वो सब ज्वाइन करना रहता है ताकि उनको दिखेगा कि दिस पर्सन इज क्यूरियस इनफ टू हेल्प इन आवर प्रोजेक्ट। तो तुम एक्टिव दिखोगे तो वो चूज करेंगे ही करेंगे तुम्हारे को। तो अभी तक हम ये मतलब किसी बिगिनर ने एक टेक स्टेक या एक लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस टेक स्टेक का रिवीजन किस तरह से किया करना चाहिए, और नोट्स आप बनाते थे या नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक स्टेक, नोट्स का क्या इम्पोर्टेंस? ओके, मेरे केस में नोट्स का इम्पोर्टेंस नहीं था, बिकॉज मेरे दिमाग में वही चलता था कि नोट्स बनाएंगे फिर ऐसे, क्योंकि जब तक मैं यूट्यूब वीडियो देख देख के कुछ ना कुछ ऐसे लिखता था तो होता था। बट उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस लगी नहीं, कि क्योंकि आई एम अ डेवलपर, मेरे को कोड लिखना आना चाहिए, भले ही वो मैं कहीं से लिखूँ। तो आई एम लाइक, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं ऑनलाइन डाल डाल के कर लूँगा। तो मेरा ये अप्रोच रहता है। बट दूसरे लोगों का मे भी कुछ और रहता हो कि उनको कंफर्टेबली नोट्स बनाने में लगता है एंड याद करने में होता है, तो वो बेस्ट सूट उस पर करेगा। बट मेरे केस में यही नहीं होता था कि आई एम नॉट इन टू दी नोट्स एंड एवरीथिंग।
तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे साथ क्या गलती हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का कोशिश किया था पाइथन वगैरह, ऐसे 12th में फ्री था तो सोचा कर दे। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है कि मैंने सोचा पहले सर्च किया था कोड में थ्योरी, अपना कॉलेज का सबको वन शॉट वीडियो था, तो मैंने सोचा कोड में थ्योरी का पढ़ूंगा, फिर अपना कॉलेज का पढ़ूंगा, है ना, थ्योरी थ्योरी करते गया। और मैंने कुछ, तो जब मैंने कोड में थ्योरी का सिर्फ 2 आवर किया एग्जॉस्ट हो गया, और फिर मेरे को ये नहीं याद रहा कि मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स में क्या पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जितना ज़्यादा रिसोर्सेज है वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है, तो किस तरह से राइट रिसोर्सेज को अप्रोच करना है, चूज करना है। ये वो तो देखो है ही, क्योंकि जैसे मैं भी अभी याद करूँ, मैंने 1 साल पहले अराउंड रस्ट पढ़ी थी एंड मैंने वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है एंड बट मेरे को याद करूँ तो मेरे को वही टॉपिक याद है जो मैंने अभी रिसेंटली लिखे, मतलब कोड करे एक्चुअली मैं कुछ बनाया है उस चीज़ से। मेरे को वो चीज़ें याद नहीं है जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं करी एंड ना ही उनके कॉन्सेप्ट याद है, तो डजेंट मैटर। बट जब इंटरव्यू आएगा, कॉल्स वगैरह आएंगी, तो मैं उस टाइम पे कर लूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं उस टाइम पे सॉल्व कर लूंगा। तो रियली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में C++ के नोट्स बनाता था, बट उसके बाद मेरे को वर्थ इट ही नहीं लगा, बस वो साइड में रहते थे, ना ही मैं रिवाइज करता था ना ही मैं कुछ करता था। तो वही है। कहीं ना कहीं रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है एक बार ओवरव्यू ले लो किसी भी लैंग्वेज का, उसके बाद आप उस लैंग्वेज के स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो। आप किसी भी टाइम पे अटकते हो जस्ट सर्च गूगल, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, और प्रोजेक्ट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। या एग्जैक्टली, मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट से बहुत चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। मैंने एक बेसिक सा CLI बनाया था इन रस्ट ओनली एंड मेरे को 2 महीने लगे। अब बनाऊंगा तो शायद से 10 दिन में बना दूँ अच्छा से अच्छा। तो वही है कि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है एक्चुअली अबाउट क्लीन कोड कैसे लिखते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है एक्चुअली में, लोग कैसे काम कर रहे होते हैं इन एक्चुअल सॉफ्टवेयर एंड गिटहब उस टाइम बहुत ज़्यादा सीखा था, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपने जीसो के लिए जब स्टार्ट किया तो आपने किस किस रिसोर्सेज का यूज किया, C++ आपने सीखा, आपने रस्ट सीखा, तो आपने रिसोर्सेज को कैसे चूज किया, और आपने पेड कोर्सेज को प्रीफर किया या डॉक्यूमेंटेशन बुक्स या यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज को, और किसी बिगिनर के लिए आपका क्या एडवाइस है। अब रिसोर्स एज एन जीसॉक स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, नहीं, जीसॉक स्पेसिफिक में बस एक ही है। लैंग्वेज टेक स्टैक सीखने के लिए। हाँ, ओके, सो टेक स्टैक सीखने के लिए मेरे केस में था कि रस्ट लैंग्वेज बुक होती है, तो वो सीखा मैंने उसके केस में। एंड साथ में जो सीनियर है मेरे तनवीर भैया, उन्होंने हेल्प करी थी इन मेकिंग द प्रोजेक्ट, रिव्यूइंग माय कोड एंड एवरीथिंग। उससे मैं प्रोजेक्ट बनाना सीख गया, एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी उठाया तो उससे थोड़े पैसे मिले, प्लस इंडस्ट्री लेवल कोड देखा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करा, तो इन सब चीज़ों से मेरी रस्ट एनहांस हो गई है। दिस वाज जस्ट, एंड कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को तो, एंड ना ही मैं करना चाहता हूँ। ओके, तो अब मैं आपसे मतलब लास्ट है इंटरव्यू के पॉडकास्ट में, हम लोग लास्ट पे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस जर्नी के थ्रू आपने अपने आप को बैलेंस कैसे किया, हेल्थ है ना, आप इतने टाइम तक स्क्रीन पे बैठे हो, तो आपने अपने आप को बैलेंस कैसे किया कि आप हेल्थी भी हो और अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हो और बिना किसी एनग्जाइटी प्रेशर के वगैरह के। ओके, तो देखो मैं तो कॉलेज जाता हूँ मजे के लिए, मतलब अटेंडेंस तो है ही, प्लस कॉलेज में दोस्त वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे फुल मजे करता हूँ, घर पे आके काम कर लेता हूँ। मेरा तो यही रहता था, एंड साथ में मूवी ये वो सब चीज़ें तो चलती रहती है, तो मैनेज हो जाता है टाइम। बस एग्जाम टाइम में से पहले पहले तुम्हारा जीसॉप का काम कर लो, ताकि एग्जाम टाइम में तुम उसको प्रायोरिटी दे दो। जैसे अभी भी मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने उससे पहले पहले चीज़ें कर ली हैं एंड मेंटर्स को भी बता दिया कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम इनटू इट। ये सब चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी एंड चिल आउट करो, इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, कोई भी चीज़ खुद मैनेज करना आ जाएगा फिर। तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब आपने इतनी जल्दी मतलब सेकेंड ईयर के ओके, स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान अब क्या है कि अब आप क्या करने वाले हैं और किस तरह से अब आगे टेक ओके, इंडस्ट्री को आप एक्सप्लोर करेंगे। तो रिसेंटली सोच रहा था मैं कि आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इनटू द रस्ट कंपाइलर एंड इन सब चीज़ों में, बट उसके लिए बहुत ही हाई लेवल सीखना पड़ता है, बट वो सीखने की कोशिश करूँगा एंड अगले साल में थर्ड ईयर में। एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों में भी एक्सप्लोर करूँगा। टुवर्ड्स LFX एक प्रोग्राम होता है ऐसी जीसॉप की तरह, एंड उसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, MLH उन सब में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एंड अगेन जीसॉप में भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड यही सब है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की तरफ और जाना है बेसिकली। मैक्सिमम अभी तो एक दिमाग आदमी में नहीं। मतलब एक स्टूडेंट कितने बार जीएसओ को क्वालिफाई कर सकता है।
आई डोंट नो, बट मैंने लिंक्डइन पे लोगों को देखा है कि 3-3 साल लगातार लोगों ने करा है, तो यू कैन डू इट हाउ ओके। एवर टाइम। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक स्टार्टअप के साथ भी काम कर रहे हैं, तो हम्म। क्या स्टार्टअप के साथ जो आप मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर रहे होंगे या उसके साथ कंट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको जीसो के कारण मिला या आपने अपने नहीं अलग किसी लैंग्वेज के बेसिस पे? नहीं, है तो लैंग्वेज रस्टी, बट अच्छा। तो हुआ क्या था, जीसॉक से पहले ही अराउंड 20-30 दिन पहले ही मैंने अप्लाई करा उस इंटर्नशिप में, एंड उनका सीधा कॉल आ गया कि दे वांटेड टू मी टू इन, एंड मैं एज अ रस्ट डेवलपर इंटर्न आ गया, एंड उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम चल रहा है, अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, तो रस्ट में ही मिला है, एंड टुवर्ड्स उन इम्प्रेस क्यों होंगे, आई गेस बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कि उनको दिखा कि हाँ एक्चुअली में ये बंदे कुछ करा हुआ है इन द लेवल, तो ऐसा ही चलता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपके पास जो ये दो इंटर्नशिप जीसॉक एंड ये जो इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, ये आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला है। अदर देन कोई सिर्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको असल में बताता है कि रियल वर्ल्ड में कोड कैसे लिखा होगा, कोड को कैसे पढ़ना है, वहाँ पे बग फिक्स कैसे करना है, और उतने बड़े जब कोड बेस यप आपके यप। पास हो, थाउजेंड लाइन का होगा, 10,000 लाइन का होगा, फिर आपको उसमें से अपने अपने आप को कंट्रीब्यूट करना पड़ता होगा। ये सब आपको एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज्यादा मदद मिलता होगा। यप यप एग्जैक्ट। इन लोगों से बात करने में, मीटिंग्स करने में, एंड बहुत चीज़ें पता चलती हैं, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी साथ साथ, ये सब। पता चलती रहती हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। ओके। तो व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपका क्या मतलब की सोच है जो आप कर रहे हैं? आर्टिफिशियल क्या कभी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल ओके। इंटेलिजेंस उसको ओवरटेक करेगा या नहीं? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए है तुम उसकी हेल्प ले पाओ, ना कि वो तुम्हें पूरी तरह रिप्लेस कर देगी। ये कभी नहीं होने वाला, बिकॉज आई हैव सीन द कोड गिवन बाय चैट जीपीटी और एनी एआई। अभी तो नहीं है और बाद में भी नहीं दे पाएगी, बेसिक कोड होता है वो, बिकॉज जस्ट बिकॉज टेम्पलेट। ऐसे में तुम्हारे माइंड एज केसेस देखने पड़ते हैं दैट चैट जीपीटी और एनीथिंग कैन नॉट डिफाइन, वो तुम्हारा यूजर ही कर पाएगा। और अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ट्रांसलेशन करना हो, है ना, अभी कुछ और सीख रहा होगा आर्टिफिशियल, क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब स्टार्ट किया या आप कभी सोचे कि उस फील्ड में हमको जाना है, एआई के फील्ड में, मशीन लर्निंग के नहीं, फील्ड मेरे को नहीं जाना, बिकॉज मेरा मतलब मन नहीं है एक्चुअली में, में? नहीं। वो सब चीज़ें देख के ही लगता है कि यार नहीं, उसमें तो नहीं जाना। मेरे को जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाली चीज़ों में, लिनक्स कर्नल एंड ऑल दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स थिंग्स। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स? मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स मेरे को नहीं आती, तब भी मैं कर रहा हूँ बीटेक, एंड कुछ कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आती हैं, जो कि है डाटा साइंस एनालिस्ट एंड ये सब, एआई मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा कैलकुलस एंड एवरीथिंग लगती है, तो जिसका मन होगा वो जा सकता है। कोर मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, डाटा एनालिस्ट साइंस इन सब चीज़ों में लगती है, तो मतलब सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन्स में ही यूज़ होती हैं ये सब चीज़ें, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, करना है तो करो, अच्छी बात है। अल्टरनेटिव भी अवेलेबल होते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं या है कि। एग्जैक्टली। और फिर आप जो कॉलेज में आप भी जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा, है ना, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, हाँ मैकेनिकल, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब चीज़ पढ़ा देते हैं हम्म। एक ही आदमी। यप इन यप। सबको कॉपी कैसे किया और क्या ये फ्रस्ट्रेशन दिया? जैसे मैं सिलेबस देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, मेरे को लग रहा है भाई ये मेरे को क्यों पढ़ा रहा है? हाँ वो तो है, बट सबको करना ही पड़ता है। हमारा भी फर्स्ट ईयर में आया था कि ये मैकेनिकल में जाके लकड़ियाँ घिस रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, बट उसमें भी फन है, तो आगे जाके मजा आएगा, यही है। बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ सिलेबस है अभी इंडिया का, एंड खासकर AKTU, बट ठीक है, काफ़ी कुछ अपने आप से ही करना पड़ेगा एट द एंड, तो खुद से कर लो जो भी चीज़ करनी है। एंड अब तो आज छूट चुकी है फर्स्ट ईयर के हाफ में ही कि कॉलेज तो कुछ नहीं करवाने वाला, अपने आप से जितना करना है कर लो चुपचाप। और मेरे को भी लगता है कि अभी जिस तरह का इन्वायरमेंट है पूरा भी टेक में, रिसेशन वगैरह कुछ भी जो ट्रांजिशन आया है डिग्री से, स्किल इज ओवर ग्रेटर देन डिग्री, 4-5 साल बाद जब हम लोग ग्रेजुएट कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली स्किल ही मैटर करेगा। मेरे को तो लगता है कि डिग्री एक आपको बूस्ट दे सकता है इनिशियल, फाइनली ऐसे स्किल। बहुत लोग हैं जो कि डिग्री नहीं ली हुई है तब भी वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्किल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, मतलब कि मैंने भी देखा है, मतलब कि कितने भी आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी का स्टूडेंट है, मैं उनको मतलब डिमिनिश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एज कम्पेयर टू यू, है ना। ऐसा भी होता है कि जब हम लोग उस लेवल पर जाते हैं तो हम लोग को अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, जो कि जब हम लोग देते हैं तो लोग उनसे कम्पीट कर सकते हैं, यप है ना। यप, वो तो है।
उनको फर्स्ट एडवांटेज मिला, उन्होंने मेहनत किया, दैट्स राइट। इसका मतलब वो नहीं कि जिंदगी में वही उन्हीं को एडवांटेज मिलता रहेगा। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली। तो आप एक फाइनल टिप दे दो बिगिनर के लिए, जो कि अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाला है टेक की तरफ, है ना, कोड की तरफ, या जो भी, तो उनको उनके लिए आप होगा। जो भी तुम कर रहे हो उस चीज को एक्सेल करो एंड अपने बेसिक स्ट्रांग रखो, तो सब चीजें कोप अप हो जाएंगी हमारे साथ। और सभी लोग, भैया का जो कम्युनिटी का लिंक है उसको मैं डिस्कॉर्ड में दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया का भी कॉलेज के ज्यादा भैया के सीनियर और उस कम्युनिटी ने मदद किया। एग्जैक्टली। कॉलेज तो अभी भी बहुत सारी दिक्कतें करता है, टीचर्स करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग, मतलब जो भी चीजें, मोस्ट ऑफ द थिंग क्या, सारी चीजें सीनियर नहीं बताई हैं, गाइड करी हैं, खुद से करा है। कॉलेज का बिल्कुल रोल नहीं है, मैं कहूँगा जीरो रोल है अभी के लिए। जीरो रोल ऑफ कॉलेज। एंड व्हाट्स योर प्रोफेसर रिएक्शन? उनको पता चला कि इस बच्चे ने ये सब क्रैक किया है। हाँ, बट ये पॉडकास्ट में बोलूंगा तो दिक्कत होगी, बिकॉज टीचर को नहीं पता था जीसॉक एक्चुअली में है क्या। तो जब मैंने बोला 2.5 लाख मिलेंगे मेरे को 3 महीने में, तो उनकी दिमाग ऐसे हुआ है 2.5 लाख मिलेंगे, ओके। तो मैंने बोला गूगल का है प्रोग्राम, ऐसे ऐसे समझाया, देन हुआ, तो ठीक है, चल रहा है अभी। बहुत तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम आप निकाल के हमारे साथ, है ना, इतने टाइम के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। आशा करूंगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम भी इस तरह का पहला बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने को कर रहे हैं किसी सीनियर, किसी भैया के द्वारा, जो किसी चीज़ को क्रैक कर चुके हैं, किसी चीज़ फोड़ चुके हैं, और किसी चीज़ को एक्सेल मास्टर कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरह का जरूरत होगा और भैया के साथ कुछ और भी डिस्कशन करने का आपको नीड होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। भैया के जो लिंक्डइन के प्रोफाइल होगा, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, और जो भी रेलेवेंट लिंक होगा उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच।